हेलो एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम इज शिवा खान और मैं आपको क्लास 8 का रूलिंग द कंट्री साइड एक्सप्लेन कर रही थी। इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, इन सब के बारे में एनालाइज कर लिया। लास्ट लेक्चर में हमने इंडिगो के बारे में पढ़ा, इंडिगो किस तरह से यूजफुल था, उसी को ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? ब्रिटेन में या यूरोप में इंडियन इंडिगो की ही क्यों जरूरत पड़ी? मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था। इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, ठीक है। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और इंडिगो ट्रॉपिकल रीजन में ही ज्यादा प्लांट होता है या कल्टीवेट होता है। इंडिगो प्राइमरीली ग्रोज इन अ ट्रॉपिक रीजन। अभी मैंने आपको बताया ब्लू कलर करने के दो ऑप्शन थे। पहला था इंडिगो। इंडिगो एक प्लांट है जिससे नील की खेती होती है और उस नील को डाई करने के लिए यूज किया जाता था। और सेकंड है वोड। वोड टेम्परेट रीजन में कल्टीवेट होने वाला एक प्लांट है, ठीक है। तो वोड यूरोप में इजीली अवेलेबल था, लेकिन वहाँ के जो फार्मर्स थे, वहाँ के जो कल्टीवेटर्स थे, वो डरते थे इंडिगो कल्टीवेटर्स से। और वोड जो है वो उतना ही बेटर रिजल्ट नहीं देता था, क्योंकि उसका कलर जो है वो डल रहता था, मतलब लाइट ब्लू कलर का शेड आता था और पेल मींस डल और पेल कलर आते थे। जिस तरह से इंडिगो एक वाइब्रेंट कलर छोड़ता था, जिस तरह इंडिगो एक वाइब्रेंट कलर छोड़ता था एज कंपेयर टू वोड बहुत लाइट कलर और डल कलर छोड़ता था, ठीक है। इसीलिए मोस्टली लोग सोचते थे हम इंडिगो को ही यूज करें अपने कॉटन मटेरियल्स को डाई करने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो वुड कल्टीवेटर्स थे वो ब्रिटेन में अपनी गवर्नमेंट को बोलते थे कि जो भी इंडिगो लेकर आएगा इंडिया से या कहीं से भी, उनके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाए, ताकि जो वुड कल्टीवेटर्स है उनका नुकसान ना हो। समझ में आ रही है बात? वुड कल्टीवेटर्स नहीं चाहते थे कि उनका नुकसान हो, इसीलिए वो गवर्नमेंट को कन्विंस करते थे कि जो भी आप इंडिगो लेके आपके कंट्री में आएगा आप उससे टैक्स लीजिएगा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं वोड का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं, उतना बेटर नहीं होने की वजह से कंपनी को या इंडस्ट्रीज को इंडिगो का ही रुख लेना पड़ा, मीन्स इंडिगो को ही ज़्यादा यूज करना पड़ा। अब कहीं जाके जो प्रोड्यूसर, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाती है कि आप टैक्सेस रिजेक्ट करिए, उनसे टैक्स को कम करिए। वही कहा गया है, यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर परसुएटेड देयर गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्ट। इंडिगो के इम्पोर्ट को पर जो बैन या टैक्स लगे थे उसे हटाने की बात कही थी, क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन उस दौरान शुरू हो गया था और जब जो क्लॉथ लेगा ही नहीं, अगर डिमांड के अकॉर्डिंग क्लॉथ रहेंगे नहीं तो लेगा कौन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस तो लॉस होगा, इसीलिए वो चाहते थे कि इंडिगो का यूज करें। राइज इन द इंडिगो प्लांटेशन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जब देखा गया कि इंडिगो की मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है, तो बहुत सी कंट्रीज ने इनिशिएटिव लिया कि हम भी इंडिगो को ग्रोथ करेंगे, इंडिगो का कल्टीवेशन करेंगे। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि वो ट्रॉपिकल रीजन का ही प्लांट है, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी के एंड आते आते डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो वाज हाई। डिमांड जो इंडियन इंडिगो की वो हाई चले जाती है, हाई पे चले जाती है। इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वाज आल्सो इन हाई पीक। देखिए, जब तक सामान नहीं मिलेगा तो फैक्ट्रीज चलेंगी भी नहीं, जब तक रॉ मटेरियल्स नहीं रहेंगे तो सामान कैसे बनेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इंडिगो की डिमांड बढ़ी, ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज थी वो भी सर्वाइव करने लगी। फिर कॉटन प्रोडक्शन भी बढ़ा। कॉटन, भाई डाई किस पे करेंगे? कॉटन क्लॉथ्स पे ना, तो कॉटन क्लॉथ्स का प्रोडक्शन भी बढ़ा। एग्जिस्टिंग सप्लायर्स फ्रॉम वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका कोलैप्स। मैंने अभी आपको बताया वेस्ट इंडीज और अमेरिका भी इंडिगो के साथ ट्रेड करने लगे, लेकिन उस दौरान अमेरिका ब्रिटेन के कंट्रोल में थी और अमेरिका उस दौरान इंडिपेंडेंस लेने ही वाली थी। अब अमेरिका क्लियरली बोलते थे कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी मोर इंडिगो
फ्रॉम अमेरिका, यू लुक आफ्टर योरसेल्फ, ठीक है, तुम अपना देखो। वैसे ही वेस्ट इंडीज भी बोल देती है कि हम आपको नहीं देंगे इंडिगो, आप अपना देखिए। तो इंडिगो प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड फेल हाफ। अब इंडिगो का जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ इंडिया से ही यूज होने लगा और कुछ कंट्री से उसका प्रेशर बट इंडिया में बहुत ज़्यादा पड़ने लगा। डायर सर्चिंग न्यू सोर्सेज फॉर इंडिगो। अब डायर सोचते थे कि इंडिगो के सप्लीमेंट्स क्या हो सकते हैं और अलग किस तरह से हम इंडिगो का या ब्लू कलर का यूज़ कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। देखिए ब्रिटेन को इंडिया का रुख करना पड़ा, क्यों? क्योंकि बेसिक नीड इंडिगो, ठीक है। तो कंपनी केम टू इंडिया एंड लुक्ड अप द वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर द इंडिगो कल्टीवेशन। ये देखने लगी कि किस तरह से इंडिगो की कल्टीवेशन को बेटर कर सकते हैं, क्या उसमें नया चीज लेके आ सकते हैं, जो चीज जो इंडिगो के कल्टीवेशन में बेटर हेल्प करे। ड्यूरिंग 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल वाज एक्सपैंडेड। शुरुआत कहाँ से की है? बंगाल से शुरुआत की है इंडिगो के कल्टीवेशन का। इंडिगो ट्रेड, इंडिगो का जो ट्रेड था उस समय पीक पॉइंट पे था, मीन्स हाइट पे था। इन्वेस्टमेंट भी हाई थी, मीन्स उनको इंडिगो का ट्रेड करना था जो कि हाई प्रॉफिटेबल मार्केट था और उनको इन्वेस्टमेंट करना था जो कि रेडी था, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार थे वे लोग, ठीक है। अटैच्ड बाय द प्रॉस्पेक्टस ऑफ हाई प्रॉफिट न्यूमरस स्पोर्ट्समैन एंड इंग्लिशमैन केम टू इंडिया एंड बिकेम पार्टनर्स। जो वहाँ पे वोट के कल्टीवेटर्स थे वो अपना काम छोड़ के इंडिया आते हैं और यहाँ पे इंडिगो की कल्टीवेशन में लग जाते हैं ताकि यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ट्रेड के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट लगता है वो लगाएंगे और उनका मेन थॉट प्रोसेस ये था कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम इंडिगो से अर्न कर सकें। यही थी कुछ बातें, ओके। अब हम पढ़ेंगे हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, इंडिगो किस तरह से कल्टिवेट किया जाता था। देयर वर टू सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। इंडिगो कल्टिवेशन के टू सिस्टम्स थे, पहला था निंज एंड सेकेंड वाज इज रोयोती। रोयोती मीन्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, साउथ में ट्रॉयट्स कल्टिवेटर्स या फार्मर्स को या पीजेंट्स को कहते थे, ठीक है। तो निंज, The planter produced indigo in land that directly controlled। देखिए जो बाहर से ब्रिटिशर्स आए थे इंडिगो की खेती करने के लिए, वो लोग एक विलेज में जाते हैं और या तो रेंट पे या तो उस लैंड को खरीद लेते हैं, ठीक है। तो एक लैंड का एरिया खरीदते हैं, वो उसे घेरा जाता है और वहाँ पे नील की खेती मीन्स इंडिगो की कल्टीवेशन शुरू कर दी जाती है। तो ये था निंज कल्टीवेशन। एक एरिया पहले डिसाइड किया जाता है और वहाँ पे उस एरिया में इंडिगो की कल्टीवेशन होती है, उसे कहते हैं निंज कल्टीवेशन। वहीं रॉयल कल्टीवेशन क्या है ये देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम था ऑफ इंडिगो कल्टिवेटेड, मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता था जिसमें फार्मर्स या विलेज हेड को पहले ही एडवांस दे दिया जाता है कि ये तुम्हारे अब हम इस लैंड में नील की यानी इंडिगो की कल्टीवेशन करेंगे, वही बताया गया। वेयर द प्लांटर्स फोर्स्ड आर्यर्स टू वर्क अंडर एन एग्रीमेंट। लैंड होता था पीजेंट्स का और कैपिटल होता था प्लांटर्स का। यहाँ पे भी लैंड होता था पीजेंट्स का, या तो वो खरीद लेते थे या तो वो रेंट पे लेते थे, और कैपिटल होता था प्लांटर्स का जो कि बाहर से आए थे। इज दैट क्लियर? बट निंज कल्टीवेशन में भी देयर वर सम प्रॉब्लम्स। देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। लैक ऑफ फर्टाइल लैंड, जो फर्टिलिटी है लैंड की वो कम थी, ठीक है। ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जिस एरिया में वो खेती करना चाह रहे थे वो ऑलरेडी लोगों के रहने के योग्य थी, मीन्स लाइवलीहुड के पर्पज से थी, वहाँ पे फार्मिंग करना उतना सूटेबल नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन इन एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब घेराबंदी करना, बहुत सारा झगड़ा बहुत सारे झंझट होते थे जब घेराबंदी करते समय, ठीक है। मोबिलाइजेशन ऑफ वर्कर वुड नॉट इजी। देखिए मोबिलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना,
लोगों का मीन्स वर्कर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब ये समझिए, रिक्वायर्ड लेबर्स टू ऑपरेट। देखिए हर एरिया में अगर मान लीजिए ब्रिटिशर्स 4 एरिया में कल्टीवेशन करते हैं, तो वो ब्रिटिशर्स एक टाइम पे 4 एरिया में रहेगा क्या? नहीं, तो वो अपने अंडर एक पर्सन रखता था, ठीक है। तो ही रिक्वायर्ड लेबर्स टू ऑपरेट, बहुत सारे लेबर्स की जरूरत पड़ती थी ताकि उस एरिया को ऑपरेट किया जा सके। शॉर्टेज ऑफ प्लॉफ एंड बुलक कार्ट्स। हल जानते हैं, उसे प्लफ कहते हैं, और बुलक मतलब बैल से हल चलाते थे ना, मीन्स खेती किसानी करते थे ना बुलक से। तो एक टाइम पे उस समय देखे, उस दौरान कहीं ना कहीं राइस की भी कल्टीवेशन होती थी, तो फार्मर्स अपने खेत में बिजी रहते थे, तो उनको ये टाइम नहीं था कि वो इंडिगो की कल्टीवेशन करें। जब वो फार्मर्स अपने खेत में अपने प्लफ और अपने बैल के साथ मौजूद थे, तो यहाँ पे कौन देता उनको प्लफ? उस समय ट्रैक्टर तो अवेलेबल नहीं था। तो शॉर्टेज ऑफ प्लफ एंड बुलक। इन्वेस्टमेंट एंड परचेज वॉज वेरी बिग प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है और कितना करना है, ये भी सोचना, दैट वॉज अ बिग प्रॉब्लम। अल्टरनेट मोड ऑफ कल्टीवेशन वॉज ओनली लेफ्ट एज रॉयल, बट इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स इन रॉयल्टी सिस्टम, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी देखते हैं। Royals were forced by the planters to sign a contract which is known as सट्टा। रॉयल्स मीन्स फार्मर्स को बाउंड कर देते थे, एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा के बाउंड कर देते थे, तो और उसे सट्टा कहा जाता था, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो पर्सन कुछ करेगा ही नहीं ना। अगर आपको कोई अग्रीमेंट लिखा देगा कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो ये आपकी पूरी प्रॉपर्टी हमारी, तो तोड़ने की कोशिश करेगा नहीं। बस वही प्रॉब्लम, बस यही बातें कुछ थी। एट द टाइम विलेज हेडमैन साइन द अग्रीमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ रायल्स। हर फार्मर्स के बिहाफ में विलेज जो हेडमैन है वो साइन करते थे, तो ये पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी विलेज हेडमैन की होती थी कि उस फार्मर को या उस पर्सन को ये इंश्योर करना कि वो उसके लैंड में कल्टीवेशन, इंडिगो की कल्टीवेशन हो रही है कि नहीं। Cash was provided to the riots was at low rate interest to grow। जो कैश प्रोवाइड करते थे वो riots मीन्स फार्मर्स के दिए रहते थे, बट इन लो रेट, ठीक है, so that they can grow। But the loan committed the riots cultivated indigo on at least 25% of the area under the holding of his area। देखिए, एक फार्मर के पास मान लीजिए एक फार्मर के पास मान लीजिए इतनी जमीन थी, ठीक है, तो इसका 4th पार्ट करते और इन तीनों पार्ट्स में फार्मर्स जो चाहते थे उसकी कल्टीवेशन कर सकते थे। बट जो ये पार्ट था ये इम्पॉर्टेंटली मीन्स ये 25% था उस एरिया का, मीन्स इस पार्ट में इंडिगो की ही कल्टीवेशन होना जरूरी थी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किस तरह से होल्ड करते थे? प्लांटर्स को दिया जाता था फार्मिंग और हार्वेस्टिंग के लिए, प्लांटर्स को हार्वेस्टिंग और फार्मिंग के लिए दिया जाता था, और कल्टीवेटर्स को सीड दिए जाते थे और ड्रिल्स दिए जाते थे, जिससे उनके एग्रीकल्चर प्रोसेस में हेल्प हो। इज दैट क्लियर? आई होप आई एम क्लियर टू क्लियर। अब हम पढ़ेंगे द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। ब्लू रिबेलियन क्या है? रिबेल का मतलब क्या होता है? किसी चीज का विरोध करना, बहुत स्पेसिफिकली विरोध करना। ब्लू क्यों? क्योंकि इंडिगो का कलर क्या था? ब्लू था, ठीक है। तो ये बात है 1859 की। अब याद करें 1857 में फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुका, जो कि बहुत ही भयानक था। इससे पूरी ब्रिटिश सरकार हिल चुकी थी। अब ब्रिटिश सरकार चाहती नहीं थी कि कोई और रिबेल हो, ठीक है, तो इसलिए बंगाल रॉयल्स रिफ्यूज टू ग्रो दी इंडिगो। इस दौरान बंगाल के जो रॉयल्स थे या फार्मर्स थे वो क्लियरली कहते थे कि अब हम इंडिगो की कल्टीवेशन नहीं करेंगे, ठीक है। रॉयल्स रिफ्यूज टू पे द रेंट टू दी प्लांटर्स। जो कि प्लांटर्स थे उनको जो टैक्सेस पे करते थे, जो रॉयल्स जो थे वो रिफ्यूज कर देते थे रेंट पे करने से। किसे? प्लांटर्स को। प्लांटर्स ब्रिटिशर्स थे ना, तो रिफ्यूज कर देते कि वो कोई भी रेंट नहीं पे करेंगे।
अटैक इन इंडिगो फैक्ट्रीज, जो भी रॉयल्स थे वो इंडिगो के फैक्ट्री अटैक कर दिए, ठीक है, क्योंकि वो टोटली चाहते ही नहीं थे कि, क्योंकि वो टोटली विद्रोह कर रहे हैं ना, ठीक है। दोज हु वर्क फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बॉयकॉटेड, जो लोग प्लांटर्स के लिए काम करते थे, जो लोग उन लोगों के लिए, जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, उनका सोशली बहिष्कार कर दिया गया। बॉयकॉट मीन्स वो लोग अपनी सोसाइटी में उन लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे जो ब्रिटिशर्स के साथ मिले हुए हैं, ठीक है। गोमास्ता वो लोग थे जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए आते थे, ब्रिटिशर्स भेजते थे उनको, ब्रिटिशर्स ने उनको अपॉइंट किया था, और जैसे ही वो टैक्स कलेक्ट करने आते थे उनको बहुत उनकी पिटाई करती जाती थी, ठीक है। तो रीजन फॉर द रिबेलियन, इस विद्रोह का कारण क्या था, ठीक है, ऑप्रेसिव सिस्टम, बहुत ही ज्यादा दबावपूर्ण सिस्टम चल रहा था, ठीक है, जो कि लोगों को कहीं ना कहीं नहीं समझ में आ रहा था, मतलब ठीक नहीं लग रहा था, ठीक। The Indigo Riots felt that they had to support the local जमींदार and village headman. जो इंडिगो फार्मर्स थे वो जमींदार और जो विलेज हेडमैन उनका सपोर्ट चाहते थे, मींस वो कहते थे कि हम आप ही के कहने पे ये सारी चीजें करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो विलेज हेडमैन और जमींदार थे उनको काफी, तो जो विलेज हेडमैन और जमींदार थे वो भी इन राइट्स की हेल्प कर रहे थे। Peasants thought that the British government would support them. अब क्योंकि 1857 में वो रिवॉल्ट हो चुका है, तो पीजेंट सोचते हैं कि गवर्नमेंट शायद अब हमारी हेल्प करेगी, ठीक है। इशूड अ नोटिस स्टेटिंग, एक नोटिस आता है जो कि मजिस्ट्रेट एशले एडिसन का था कि रॉयल्स वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स। रॉयल्स को दबाव पूर्ण मीन्स रॉयल्स या फार्मर्स को कोई दबाव नहीं रहेगा कि वो इंडिगो की कल्टीवेशन करें। अब क्या, फार्मर्स खुश, जैसा चाहते थे वैसा हो रहा है, ठीक है। ब्रिटिशर्स इसलिए अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे क्योंकि 1857 का जो रिवॉल्ट था वो बहुत ही बढ़ गया था, वो ब्रिटिशर्स चाहते नहीं थी कि एक और रिवॉल्ट हो, ठीक है। अब जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तब हमारे जो बहुत स्कॉलर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, वो लोग बहुत सारी बातें लिखते थे कि हमको ब्रिटिशर्स ऐसे तंग कर रहे हैं, हमको ऐसे ब्रिटिशर्स परेशान कर रहे हैं। अब कहीं उनकी ये सारी बातें मीन्स ये जो रिबेल हो रहा था ये उड़ते उड़ते उनके कानों तक पहुंची और उन्होंने अपने शब्दों में ब्रिटिशर्स की बहुत निंदा करी। तो इस तरह से आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसकी रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट ऐसा आया कि प्लांटर्स को गिल्टी पाया गया क्योंकि ये बहुत फोर्सफुली लोगों को मीन्स रॉयल्स को इन्फोर्स करते थे कि वो इंडिगो की प्लांटेशन करें, जो कि बहुत गलत था। तो क्या, अब इंडियंस वर हैप्पी। एक कमीशन बैठाई गई जिसमें ये चेक किया गया कि क्या सही में प्लांटर्स जो थे वो रॉयल्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाते थे। तो उस कमीशन में पाया गया यस, रॉयल्स काफ़ी प्रेशराइज्ड थे प्लांटर्स के द्वारा। प्लांटर्स की तरफ से जो रॉयल्स थे वो काफ़ी प्रेशराइज्ड थे क्योंकि उनको इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए फोर्स किया जाता था। अब उसी कमीशन ने ये भी क्लियरिफाई किया कि अगर रॉयल्स चाहते हैं तो वो इंडिगो की कल्टीवेशन कर सकते हैं और नहीं चाहते तो वो कोई उनके ऊपर फोर्सफुली या दबावपूर्ण माहौल नहीं रहेगा। प्लांटर्स की तरफ से रॉयल्स को कोई भी दबाव नहीं रहेगा, वो अपने मर्जी से अपने लैंड पर कल्टीवेट कर सकते हैं। इस तरह से हम ये चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड का यहाँ एंड करते हैं। इस टॉपिक या इससे प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी